हाय माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, आपका नीट एग्जाम खत्म हो चुका है। मैं हूँ शिप्रा। आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 2023 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम सिर्फ 15 क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, क्योंकि आंसर के साथ साथ आपको मुझे एक्सप्लेनेशन भी तो देना है। आपने मेरे पहले वीडियोस अगर देखा होगा तो आपको ये चीज पता है कि मैं सिर्फ आंसर नहीं बताती हूँ, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है कि the stability of copper plus 2 is more than copper plus salts in aqueous solution due to, ये आपको reasons बताया गया है। enthalpy of atomization, hydration energy, second ionization enthalpy, first ionization enthalpy। तो इसमें देखिए आंसर क्या होगा वो तो एक सेकंड में मैं बता दूं। पहले आप ये समझिए कि कॉपर प्लस सॉल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन में जो कॉपर प्लस सॉल्ट्स है दे अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये रिएक्शन होती है। इसमें आप देख ही पा रहे हो कि Cu+ टू आयन में कन्वर्ट हो रहा है और मेटलिक कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या रीजन है कि वो Cu+ एक्वस सॉल्यूशन में जो है Cu+2 प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज Cu+2 जो है इट इज मोर स्टेबल इन द एक्वस सॉल्यूशन देन कंपेयर टू Cu+। इसमें जो रीजन है वो ये है, एक तो देखो कॉपर प्लस आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम सबको पता है, इट इज अ वेरी वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन कोर 3d10 4s1। सो कॉपर प्लस आयन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन कोर 3d10। सो एज इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन द एक्वस सॉल्यूशन Cu+2 जो बनते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Cu+2 का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन कोर 3d9। तो यहाँ पे देखिए Cu+ से Cu+2 बनना आसान नहीं है, बिकॉज Cu+ में d10 कॉन्फ़िगरेशन है विच इज हाईली स्टेबल। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करके Cu+2 बनाना होगा तो द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, बट देन स्टिल द Cu+2 आयन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बिकॉज ये जो Cu+2 आयन बनते हैं ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज करते हैं दैट इज मच मोर देन कंपेयर टू Cu+। So the negative value of the hydration energy released by Cu+2 ion is much greater than that of Cu+ ion, and that is why the very high second ionization enthalpy of copper plus is also compensated in this process। उसके लिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है जब Cu+2 आयन फॉर्मेशन होते हैं, वाटर के साथ वो सराउंडेड हो जाती है, इंटरेक्शन होते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को ही हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। सो दैट इज वाई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, हाइड्रेशन एनर्जी। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इन दिस क्वेश्चन it is asked which one is an example of heterogeneous catalysis। ये heterogeneous catalysis का एग्जाम्पल इनमें से कौन है? तो अभी पहले हम समझ लेते हैं कि दो टाइप का कैटालिसिस है। एक को हम बोलते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस, एक को हम बोलते हैं heterogeneous कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस वो है जिस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है और जो रिएक्टेंट्स है दे विल बी इन द सेम फेज। मतलब अगर रिएक्टेंट्स गैसेस है तो कैटलिस्ट भी गैस है, अगर रिएक्टेंट्स लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड है। इन दैट केस हम जो है कैटालिसिस को हम बोलेंगे होमोजेनियस कैटालिसिस। लेकिन अगर कैटलिस्ट का जो फेज है वो रिएक्टेंट्स के फेज से डिफरेंट होती है, जैसे कि सपोज कि रिएक्टेंट्स जो है गैसेस है और कैटलिस्ट जो है आपका सॉलिड है, इन दैट केस हम जो कैटालिसिस है उसको हम बोलेंगे heterogeneous catalysis। The first one is hydrolysis of sugar catalyzed by H+ ion। इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और इन प्रेजेंस ऑफ H+ एज कैटलिस्ट, मतलब एसिड के प्रेजेंस में, और प्रोड्यूस हो रहा है C6H12O6 प्लस C6
H12O6, एक है आपका ग्लूकोज और एक है आपका फ्रुक्टोज। तो ये जो आपका रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हो जो कैटलिस्ट है वो भी लिक्विड है और जो आपके शुगर है, वाटर है, ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारे जो है लिक्विड फॉर्म में है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस, नॉट हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओजोन भी गैस है, जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे दैट विल बी ऑक्सीजन गैस, वो भी गैस है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड व्हिच इज द कैटलिस्ट हियर, दैट इज आल्सो ए गैस। So this will be the reaction in the second case. So this is again a homogeneous catalysis. तो next number 3 में देखिए combination between dinitrogen and dihydrogen to form ammonia in the presence of finely divided iron. तो यहाँ पे आयरन है जो कि सॉलिड है, कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही गैस है, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट सॉलिड है। तो यहाँ पे रिएक्शन ये है। तो रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट जो है सेम फेज में नहीं है, तो ये है एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। सो नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ भी देख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी होमोजेनियस कैटालिसिस। इसका रिएक्शन ये होगा। सो यहाँ पे देखिए जो रिएक्टेंट्स है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एज वेल एज द कैटलिस्ट, ये सारे गैसेस है। सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस। Now in this question it is said which amongst the following options is correct graphical representation of Boyle's law. What is Boyle's law? We all know Boyle's law means temperature should be constant, and we know when the temperature is kept constant, pressure and volume, they are inversely proportional to one another. That means if you increase the pressure then volume will decrease, if you decrease the pressure volume will increase. सो देख लेते हैं कि ये जो 4 ऑप्शंस है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इनमें से करेक्टली बॉयल्स लॉ को कौन सा ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट ग्राफ में प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये तो पहले ही जो है स्ट्रेट वे आप जो है एलिमिनेट कर दो, बिकॉज टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर वेरी नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर को वेरिएबल दिखाया, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किया है, एंड सो ये ऑप्शन तो पहले ही हम जो है क्रॉस कर देते हैं। उसी तरह से नंबर 4th ऑप्शन देखिए, यहाँ पे प्रेशर वर्सेस 1/v ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो हमें पता है कि प्रेशर वर्सेस 1/v अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, हाउ इज प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेटेड टू वन अनदर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ? जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि P is proportional to 1/v. That means P is equal to 1/v into say constant. P और V तो एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन P और 1/v ये तो आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो जो हमें लाइन मिलेंगे, जो ग्राफ हमें मिलेंगे, दे विल बी स्ट्रेट लाइंस एंड दिस स्ट्रेट लाइंस विल पास थ्रू द ओरिजिन। जैसे कि ये ग्राफ पे दिखाया, ऐसे ही लाइंस हमें यहाँ पे मिलना था, इस टाइप का हाइपरबोला हमें नहीं मिलेगा। सो ये भी आप जो है पहले कैंसिल कर दे सकते हो। तो ये 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब बचा 2, तो नंबर 2 में देख लेते हैं। यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट किया गया है और आप देख पा रहे हो कि ग्राफ इज करेक्ट, इस टाइप का हाइपरबोला ही हमें मिलेगा। ये जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाया गया है, इनको हम PV प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म कहते हैं। सो डिफरेंट टेम्परेचर में हमें डिफरेंट प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म मिलेंगे। तो अभी देखिए ये तो ग्राफ तो करेक्ट है, लेकिन क्या ये टेम्परेचर का ऑर्डर करेक्ट है? आंसर इज नो। वो कैसे? आप देखिए यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर किस तरह से आपस में रिलेटेड है। आपको पता है कि प्रेशर टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे प्रेशर भी उतना ही इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे एक वॉल्यूम एक्सिस में एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम के करस्पॉन्डेंस जो प्रेशर है, इस प्रेशर को सपोज हम P1 बोल रहे हैं। इसके बाद इसी पॉइंट में हम जो ये वाला आइसोथर्म है जिसमें टेम्परेचर T2 है, इसमें आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या है, इसको सपोज आप P2 नाम दे दो। और उसी वॉल्यूम में जो ये वाला आइसोथर्म है, PV आइसोथर्म,
इसमें आपका जो प्रेशर है उसको आप P3 नाम दे दो। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे T3 को सबसे हाईएस्ट बोला है, T2 उसके बाद T1 को सबसे लोएस्ट बोला है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ग्राफ T1 शुड बी द हाईएस्ट, T2 उसके बाद है, उसके बाद T3 शुड बी द लोएस्ट। So the order of temperature should be T1 greater than T2 greater than T3. So ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसके बाद ये थर्ड वाला में आ जाओ। अगेन प्रेशर वर्सेस 1/V यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया है। हमें पता है कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, अगर n मोल गैस होता है तो PV इज इक्वल टू nRT। तो PV इज इक्वल टू RT है, तो P इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 1/V इंटू RT। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। सो ये जो P वर्सेस 1/V अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये तो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P एंड 1/V। तो हमें इस टाइप का स्ट्रेट लाइन ही मिलेंगे एंड दिस स्ट्रेट लाइन्स विल पास थ्रू द ओरिजिन, और ये ओरिजिन से ही पास हुआ है। सो ये ग्राफ करेक्ट है। यहाँ पे जब आप प्रेशर वर्सेस 1/V ग्राफ प्लॉट करते हो तो यहाँ पे आपका स्लोप क्या है, स्लोप इज RT। सो हायर द टेम्परेचर हायर शुड बी द स्लोप। ठीक है, तो जब टेम्परेचर आपका T1 है दिस इज द स्लोप, जब टेम्परेचर आपका T2 है दिस इज द स्लोप, जब टेम्परेचर आपका T3 है दिस इज द स्लोप। So T3 should be the highest temperature, then T2, then T1, and it is correctly given. So this option is the correct option. So this is a assertion reason type question. इसमें assertion statement देखिए, a reaction can have zero activation energy. इसका एनालिसिस करते हैं। रीजन में बोल रहा है कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी becomes equal to threshold value is called activation energy। ये हम सबको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी यही होता है जो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर में इनका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से काफी कम होते हैं। सो उनको कोई ना कोई फॉर्म में एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और एब्जॉर्ब करके एनर्जी की जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ तक ले जाना पड़ता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ इक्वल या तो उससे ग्रेटर करना पड़ता है, तभी जाकर के उनका जो कॉलिजन होगा उस कॉलिजन से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और ये जब होगा तब उस कॉलिजन को हम बोलेंगे इफेक्टिव कॉलिजन। अदरवाइज अगर उनकी एनर्जी प्रॉपर नहीं है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, तो चाहे वो कितना बार भी कोलाइड करे, उनकी कॉलिजन से कोई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे तब इनइफेक्टिव कॉलिजन। अभी जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है वो सरासर गलत है, क्योंकि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी कोई भी रिएक्शन का वो जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो होता है तो आप देखिए जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो क्या है, K इज इक्वल टू A इंटू e⁻ माइनस EA बाई RT, जहां पर आपको पता है कि A क्या है, इसका नाम है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, T इज द टेम्परेचर इन द एब्सोल्यूट स्केल। तो इसके बाद आप देखिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है तो A इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, A इंटू e⁻, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, e⁻0, और एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा A, दैट मीन्स K इज इक्वल टू क्या हो रहा है A। दिस इम्प्लाइज दैट हर एक कॉलिजन से एक एक केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, which is not at all possible. So assertion वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, और जो रीजन स्टेटमेंट है that is correct. So which option is correct? A is false but R is true. So option number 3 will be the correct option. So in this question it is said in Rasayan's extract of an organic compound both nitrogen and sulfur are present, which gives blood red color with Fe+3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन में से आपको चूज करना है किसके फॉर्मेशन की वजह से ब्लड रेड कलर आ जाता है। तो आप देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब उसमें कार्बन तो होता ही होता है, साथ में बाकी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हैलोजन हो सकते हैं। लसेंस एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, सोडियम फ्यूजन किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होते हैं, और इसमें बोला है कि साथ में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है, तो कॉम्बिनेशन होकर के पहले क्या बनेगा, Na प्लस कार्बन प्लस सल्फर प्लस नाइट्रोजन, प्रोड्यूस होगा NaSCN, जिसका नाम है सोडियम थायोसायनेट, या तो इसको सोडियम
सल्फोसाइनाइड भी कहा जाता है। अब ये जो थायोसाइनेट आयन या तो सल्फोसाइनाइड आयन, इसके साथ जब Fe+3 का कॉम्बिनेशन होते हैं तो ये रिएक्शन होती है। इट फॉर्म्स दिस कॉम्प्लेक्स कैटायन FeHCl+2। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन का फॉर्मेशन होते हैं। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा नंबर 3। यहाँ पे देखो आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, HCl का चार्ज -1 +3 -1, नेट चार्ज इज +2। सो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? दिस इज एन अल्कोहल और अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, उसका रिएक्शन हो रहा है। और प्रोडक्ट क्या होगा? ब्रोमो एल्केन विल बी द प्रोडक्ट। अभी इसका जो मैकेनिज्म है, स्टेप वाइज किस तरह से रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, उसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देखो HBr आयनाइज करेगा और H+ और Br- में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जो H+ है, ये दिस H+ विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस अल्कोहल, जो कि आपका 3 मिथाइल ब्यूटान टॉल है। सो इसको करके दिखाते हैं आपको। तो अब देखिए H+ ये अल्कोहल क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये H+ को दे करके इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, और तब हम इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सो दिस विल बी फॉर्म्ड। सो एक पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का जब यूज हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। सो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करते हैं, ये जो बॉन्ड है कार्बन के साथ इसका, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये जो है खींच लेगा और एज वाटर मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा। सो दिस विल हैपन नाउ। ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेकर के वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं -H2O। तो ये जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन है, ये रीअरेंज करेगा अपने आप को। रीअरेंज करेगा क्यों? क्योंकि यहाँ से एक हाइड्राइड आयन अगर इसमें शिफ्ट हो जाता है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे बन सकते हैं। एंड वी नो दैट 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसको हम कहते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये जो आपका कार्बन एटम जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसको अगर नंबर 1 देते हो तो इसका नंबर 2 हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। एज H- से निकलेगा यहाँ से, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और H- जैसे ही ये कार्बन के साथ जाकर के कंबाइन हो जाएगा तो इसका जो चार्ज है प्लस चार्ज वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन, व्हाट इज लेफ्ट नाउ? द न्यूक्लियोफाइल इज लेफ्ट, Br-। तो न्यूक्लियोफाइल जो Br- है वो इमीडिएटली इसको अटैक करेगा। सो ये कंपाउंड बन जाएगा। सो व्हाट विल बी इट्स नेम? 2-bromo-2-methyl butane। So which option is correct? Option 4 is the correct option. So this is a question from chemical kinetics. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि for a certain reaction the rate is equal to K into concentration of A का square into concentration of B. When the initial concentration of A is tripled, keeping the concentration of B constant, the initial rate would increase by a factor of 6, increase by a factor of 9, increase by a factor of 3 और डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 9। इनमें से कौन सा होगा? इसको सॉल्व करते हैं। रेट को R से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल रेट सपोज हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन B। नाउ लेट अस सपोज लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो है इसको हम A मोल पर लीटर लिख लेते हैं, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B लेट अस सपोज इट इज B मोल पर लीटर। So what is the initial rate? R1 is equal to K into A square into B. Now when concentration of A is tripled, then what will be the rate expression? उस टाइम में रेट को अगर हम R2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो we can write R2 will be equal to K into concentration of A is tripled means A का concentration अभी क्या हो जाएगा, पहले A था अभी 3A हो जाएगा, it will be 3A का square into B. So it will be what? 3A square means 9A square. So 9 को पहले लिख करके हम जो है लिखते हैं 9 into K into A square B. So K into A square B, ये तो आपका इनिशियल रेट है. So you can write R2 is equal to 9 into R1. So that means what? जो रेट है वो इनिशियल रेट से क्या हो जाएगा, रेट विल इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9. So यहाँ पे ऑप्शन 2 will be the correct answer.
सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें मैचिंग करना है। लिस्ट 1 में कुछ है, लिस्ट 2 में कुछ है, हमें मैचिंग करना है और ये ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। आपको पता ही है कि कोक जो है सबसे पहला वाला जो लिस्ट 1 में है, कोक मेटलर्जी में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। सो कोक के साथ तो आप किसको मैचिंग कर दो, यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नंबर 3 को ए के साथ। डायमंड का स्ट्रक्चर भी आप सबको पता है, हर एक कार्बन एटम डायमंड में जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन एटम दे आर यूटिलाइज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर। डायमंड के साथ हमें ये मैचिंग करना है। नंबर 1 फ्यूलरिन क्या है? फ्यूलरिन इज द थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन अदर देन डायमंड एंड ग्राफाइट। लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स में 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं। सो इसीलिए फ्यूलरिन का जो स्ट्रक्चर है वो केज लाइक मॉलिक्यूल्स होगा। सो फ्यूलरिन के साथ आप ये नंबर 4 को मैचिंग करोगे। सो सी के साथ 4 हो गया। सो ग्राफाइट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट का काम करते हैं उन मशीनरी पार्ट्स में जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर में रन करते हैं, क्योंकि ग्राफाइट का खुद का मेल्टिंग पॉइंट जो है इट इज वेरी हाई। और ग्राफाइट को क्यों एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट यूज किया जाता है? क्योंकि ग्राफाइट जो है सॉफ्ट होते हैं, स्लिपरी होते हैं। ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर है उसमें हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर एक हेक्सागोनल लेयर्स में जो कार्बन एटम्स है वो दूसरा लेयर के साथ कार्बन एटम का कोई बॉन्ड नहीं है, वैन डर वाल्स फोर्स है। सो दे स्लिप पास्ट वन अनदर व्हेन प्रेस्ड। That is why graphite is used as a solid lubricant. So यहाँ पे ये जो नंबर डी है इसके साथ हम नंबर 2 को मैचिंग करेंगे। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? नंबर 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पी ब्लॉक। मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बॉडी में, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सबसे पहला वाला देखिए, ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्स कैल्शियम एज द कोफैक्टर। तो सबसे पहले एंजाइम और कोफैक्टर के बारे में एक सेंटेंस मैं बोलना चाहूंगी। ऑल एंजाइम्स आर केमिकली ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और ये जो एंजाइम्स है उनमें से बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं कि उनके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट जो है एसोसिएटेड रहते हैं, जिसको कोफैक्टर कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि कोफैक्टर है 2 टाइप का हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इनऑर्गेनिक मेटल आयंस और दूसरा टाइप का जो कोफैक्टर है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे कोफैक्टर हो गया, एंजाइम क्या है वो भी हमने सुन लिया। अब यह एटीपी पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इनका ऑक्सीडेशन होती है बॉडी में, तो ये एनर्जी रिलीज करती है और वो एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स सेल्स में एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इसलिए एटीपी मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी मॉलिक्यूल में जो ये जो फॉस्फेट लिंकेज है इसी के अंदर ही एनर्जी स्टोर्ड रहते हैं। तो एटीपी का जब फॉर्मेशन होना होता है, मतलब ये जो फॉस्फेट लिंकेज का फॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को कैटालाइज करते हैं मैग्नीशियम। और ये फॉस्फेट लिंकेज का हाइड्रोलिसिस से एनर्जी रिलीज जब होना होता है एटीपी मॉलिक्यूल से, तब भी उस प्रोसेस को मैग्नीशियम ही कैटालाइज करते हैं, कैल्शियम नहीं करते हैं। सो ये जो स्टेटमेंट है ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि द बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। इट इज नॉट करेक्ट। बोन्स में से कंटिन्यूअसली जो कैल्शियम है वो ब्लड में डिजॉल्व होता है और ब्लड से रीडिपोजिट भी होता है बोन्स के अंदर, और एक दिन में अबाउट 400 मिलीग्राम ये एक्सचेंज होता है। सो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, मैग्नीशियम प्लेज रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरन्यूरोनल ट्रांसमिशन। यहाँ पे भी स्टेटमेंट गलत है। ये जो काम है ये करते हैं कैल्शियम, नॉट मैग्नीशियम। तो ये भी आपका गलत हो गया है। लास्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी इज estimated to be 0.2 to 0.3 gram. This is correct. So this is the correct statement here. So this question is from solid state students. Solid state का ये क्वेश्चन में कहा गया है कि a compound is formed by 2 elements A and B. उसमें से जो एलिमेंट B है
वो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहा है। और जो एलिमेंट ए है उसके एटम्स जो है 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई कर रहा है। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आपको बता दिया एक्स बी वाई, इन ऑप्शन में से एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एज बी इज फॉर्मिंग द क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, लेट अस सपोज द नंबर ऑफ बी एटम्स इज इक्वल टू n। ऑलवेज आपको ये कंसिडर करना है जो भी एटम या तो जो भी आयन क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहा है उसका जितना नंबर होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी उतना ही होगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगा, जस्ट उसका डबल हो जाएगा। देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होगा, इट विल आल्सो बी n, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स will be just double of octahedral void, that means it will be 2n। और बोल रहा है कि ये एटम जो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 1/3 ऑक्युपाई कर रहा है, तो नंबर ऑफ ए एटम्स क्या होगा, इट विल बी 1/3 into 2n, because 2n is the number of the tetrahedral void, so it will be 2n/3। तो फॉर्मूला निकालते हैं अभी, a is to b तब क्या होगा 2n/3 is to n, b का नंबर n है, so that means it is 2n is to 3n। n कैंसिल हो जाता रेशियो है, so it will be 2 is to 3। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज A2B3, that means x क्या है, x is 2 and y क्या है, it is 3, so x plus y will be equal to 2 plus 3, so it will be 5। so which option is correct, fourth option will be the correct answer। So students, this question is from coordination compounds। It is said homoleptic complex from the following complexes is। homoleptic complex हम उसको कहेंगे तो जो सेंट्रल मेटल एटम या तो आयन है वो बस एक ही टाइप का लिगैंड के साथ अटैच रहेगा, उसको हम बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, the central metal atom or ion is linked to more than one type of ligands, तब उसको हम बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इसमें देखिए एक एक करके हम देखते हैं। नंबर 1 में डाइअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लैटिनम 2। नाइट्राइटो एन मतलब इट इज नाइट्रो ग्रुप, एन एटम से लिंकेज है तभी एन लिखा गया है, ठीक है। अगर वो लिखते यहाँ पे तो ओ एटम से लिंकेज होता, दैट मीन्स वो ग्रुप का नाम हो जाता नाइट्राइटो। तो यहाँ पे देखिए एमीन एक लिगेंड है, क्लोराइड आयन एक लिगेंड है, नाइट्रो ग्रुप भी एक लिगेंड है, तो मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, सो दिस इज नॉट द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सेकेंड में आ जाइए पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, एमीन है कार्बोनेट आयन है, दो टाइप का लिगेंड हो गया, तो ये भी आपका होमोलेप्टिक नहीं है। थर्ड में आ जाइए ट्राइअमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, तो इसमें लिगैंड कौन कौन है, एमीन है और वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये भी होमोलेप्टिक नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में आ जाइए, पोटाशियम लिख के थोड़ा सा गैप दिया है, देखिए ट्राई ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3। आपको पता है कि ऑलवेज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के जो IUPAC नेम लिखा जाता है उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट को एज वन वर्ड लिखा जाता है, और जो काउंटर आयन होते हैं जो कि पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा गैप दे करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम जो है कैटायन है, और ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे एक अकेला ऑक्सालेट आयन जो है लिगेंड है, और इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा K3Al C2O4 So this will be the homoleptic complex, so number 4 is the correct answer। So students, ये क्वेश्चन देखिए केमिकल बॉन्डिंग से है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप सबको पता है कि अप टू नाइट्रोजन एनर्जी सीक्वेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब आप नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फ्लोरीन में चले जाते हो। दैट मीन्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितना है, 14 है, या तो उसके नीचे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि बोरोन मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन मॉलिक्यूल हो गया, इन सब में 14 से कम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो एलिमेंट्स है आपका सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं अप टू नाइट्रोजन जो 2s और 2p है उसके बीच में एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आफ्टर नाइट्रोजन जो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज की वजह से 2s और 2p में एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज आपको पता है s इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियर चार्ज जैसे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो 2s के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं
उसकी वजह से क्या होता है 2s और 2p में एनर्जी गैप जो है इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसीलिए जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा तब कोई sp मिक्सिंग टाइप का चीज जो है ऑक्सीजन फ्लोरीन में नहीं होगा। अब sp मिक्सिंग क्या है, उसके वजह से जो एनर्जी सीक्वेंस है अप टू नाइट्रोजन वो थोड़ा सा अलग होता है देन कंपेयर टू द एनर्जी सीक्वेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन। वो हम आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करते हैं। सो देखिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बनाया ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। तो ये अभी तक ये प्रॉपर नहीं है, इसको आगे कैसे चेंज होता है sp मिक्सिंग हो जाता है वो हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। दो नाइट्रोजन एटम के 2s और 2s का जो ओवरलैपिंग होगा उसकी वजह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो एक का नाम होगा सिग्मा 2s, एक का नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। ये बॉन्डिंग है सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s जो है एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग का एनर्जी ऑलवेज जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोअर होगा। दो नाइट्रोजन एटम दोनों का 2p का जब कॉम्बिनेशन हो रहा है तो देखिए 2p में 3 ऑर्बिटल है, एक तो है px, एक है py, एक है pz। ये सपोज आपका z एक्सिस है और ये है x और y ये दोनों। अगर आप z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हो तो दो 2pz ऑर्बिटल के बीच में क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे दे विल बी द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बिकॉज हमें पता है कि साइडवेज ओवरलैपिंग होने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है वो होता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक सेट सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को हम बोलेंगे सिग्मा 2pz, एंटी बॉन्डिंग को हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है। और जो दो p ऑर्बिटल जो इक्वली परपेंडिकुलर है उनके बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग होकर के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक सेट जो है बॉन्डिंग है और वो डीजेनरेट होता है, जैसे पाई 2px और पाई 2py, तो उनका एनर्जी इक्वल होता है। उसी तरह से जो एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, उनकी भी एनर्जी इक्वल होती है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या केस हो रहा है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के केस में, या तो नाइट्रोजन से नीचे जो मॉलिक्यूल्स है ये सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2p, इनकी एनर्जी बहुत ही क्लोज है, दे आर वेरी क्लोज। तो इनके बीच में हो जाती है मिक्सिंग। अब देखिए 2s का जो मिक्सिंग हुआ है उसमें बस सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ही फॉर्मेशन हुआ है, कोई पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब 2p का मिक्सिंग हुआ है तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्मेशन हुआ है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कुछ नहीं होगा, दैट विल रिमेन एज इट इज। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2pz, इनके बीच में हो जाएगा मिक्सिंग। और जब मिक्सिंग होगा तो बॉन्डिंग के साथ बॉन्डिंग का मिक्सिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग के साथ एंटी बॉन्डिंग का मिक्सिंग होगा। ये हो गया न्यू सिग्मा 2s। तो देखिए सिग्मा 2s जो न्यू बना है उसका एनर्जी पहले जो सिग्मा 2s था उससे नीचे हो गया है, उससे लो हो गया है। एंड इन द सेम मैनर सिग्मा 2pz का जो पहले एनर्जी था, अभी इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप इंक्रीज होकर के ये जो सिग्मा 2pz है इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, पाई 2p से भी ऊपर में हो जाएगा। दैट मीन्स सिग्मा 2pz का एनर्जी जो है पाई 2px पाई 2py के ऊपर हो जाएगा। जो सिग्मा 2s न्यू फॉर्मेशन हुआ उसका एनर्जी जो है पहले जो सिग्मा 2s था उससे भी नीचे हो गया है, और जो सिग्मा 2pz था उसका एनर्जी अभी इंक्रीज होकर के पाई 2px पाई 2py के ऊपर हो जाएगा। और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py ये तो एज इट इज रहेगा। जो सिग्मा स्टार 2pz है उसके साथ सिग्मा स्टार 2s का जो है मिक्सिंग होकर के ये जो सिग्मा स्टार 2s है इसका भी एनर्जी लोअर हो जाएगा। दिस विल बी द न्यू सिग्मा स्टार 2s, और इसका भी एनर्जी पहले से इंक्रीज होकर के सिग्मा स्टार 2pz ये बनेगा। So this is what is the reason why in case of nitrogen and below nitrogen जो molecules है उनके केस में जो एनर्जी सीक्वेंस है वो क्या है, यहाँ पे ये सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s वो तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद किसका आएगा सिग्मा 2s और उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद कौन हो जाएगा पाई 2px पाई 2py, फिर हो जाएगा सिग्मा 2pz, उसके बाद होगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और उसके बाद हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। सो व्हिच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर? ऑप्शन 4 में देखिए। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम पी ब्लॉक। तो इसमें पूछा जा रहा है कि टेकिंग स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप। ये आपके ऑप्शंस हैं।
अब देखिए पी ब्लॉक में जैसे ग्रुप 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ये जो ग्रुप्स है पी ब्लॉक के, इनमें ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जितना नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वही है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन एज यू गो डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जितना है उससे 2 यूनिट कम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी ग्रेजुअली जो है इंक्रीज होती है। जैसे कि ग्रुप 13 के ही एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो ग्रुप 13 में जो एलिमेंट्स है दे आर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरोन का तो आपको पता है वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p1। उसके बाद ग्रेजुअली आप नीचे आ जाओ, थैलियम तक हो जाएगा 6s2 6p1। तो अब देखिए 6s के बाद 6p में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 4f में इलेक्ट्रॉन डाल जाता है, उसके बाद 5d का फिलिंग अप होता है, उसके बाद 6p में इलेक्ट्रॉन फिल अप होता है। तो थैलियम के केस में जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में d इलेक्ट्रॉन्स और f इलेक्ट्रॉन्स आ गया है। दैट मीन्स यहाँ पे ग्रुप 13 एलिमेंट्स का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है, +3। सो +3 की स्टेबिलिटी ग्रेजुअली जो है डिक्रीज होता जाएगा, और थैलियम के केस में जो कि बिल्कुल बॉटम में है उसमें +1 की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगा। इसको क्या कहा जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट दिस थिंग हैपेंस। तो देखिए न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब d इलेक्ट्रॉन्स और f इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो आपको पता है कि d और f का जो स्क्रीनिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही पोर स्क्रीनिंग कैपेसिटी है, और थैलियम तक न्यूक्लियर चार्ज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज का जो इफेक्ट है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो उनमें जो एस इलेक्ट्रॉन पेयर है वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा जाएगा, वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा देन कंपेयर टू द पी इलेक्ट्रॉन। सो एस के इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दे विल शो रिलक्टेंस टू टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ओनली द पी इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। सो पी में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट इज व्हाई +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ थैलियम। सो अगर स्टेबिलिटी फैक्टर को लिया जाए तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थैलियम आयोडाइड का फॉर्मूला ये नहीं होगा, TnI3 नहीं होगा, TlI होगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स एक और असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन में बोल रहे हैं कि हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द डाइविंग एपरेटस। ये हम सबको पता है कि हीलियम मिक्स किया जाता है डाइविंग एपरेटस में। स्कूबा डाइवर्स होते हैं, दे कैरी द सिलेंडर इन व्हिच एयर इज टेकन इन द लिक्विफाइड फॉर्म, जिसमें ऑक्सीजन होती है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे जो डाइवर्स है वो जितना डीप सी में वो चले जाते हैं ड्यू टू ग्रेटर प्रेशर नाइट्रोजन, क्योंकि वो प्रोपोर्शन में भी एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ब्लड में डिजोल्व हो जाते हैं, बॉडी फ्लूइड में डिजोल्व हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है इट रिमेन्स डिजोल्व्ड इन द ब्लड। एट द सेम टाइम नाइट्रोजन जो है टॉक्सिक भी होते हैं। यही वजह है कि जब डाइवर ऊपर आता है, सरफेस में आ जाते हैं, नाइट्रोजन जो है वो बबल फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो डाइवर्स है दे सफर फ्रॉम ए डिजीज जिसका नाम है बेंड। सो इस बेंड को अवॉइड करने के लिए और नाइट्रोजन का जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है इसको अवॉइड करने के लिए जो सिलेंडर्स है जिसमें ऑक्सीजन होती है उसमें हीलियम को मिक्स किया जाता है। हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में या तो बॉडी फ्लूइड में ना के बराबर है, यही वजह है कि हीलियम को मिक्स किया जाता है, एयर को डाइल्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन में जो है हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द डाइविंग एपरेटस, दैट इज करेक्ट। लेकिन रीजन में जो है हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, इट इज नॉट करेक्ट। सो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू but reason is false. So option 2 will be the correct answer. In this question, they are asking select the correct statements from the following. That means more than one correct statements are there. So first statement देखिए, atoms of all elements are composed of 2 fundamental particles. It is not correct. There are 3 fundamental particles in the atoms. They are electron, proton and neutron. So ये गलत है, so इसको क्रॉस मार्क दे देते हैं नंबर ए। नंबर बी में बोल रहा है द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.109
39 into 10 to the power minus 31 kg. दिस इज करेक्ट है बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन का मास कितना लेते हैं 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. So this is correct. Number C, all the isotopes of a given element show same chemical properties. ये भी सही है. Isotopes, they are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number. दैट मीन्स एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी सेम है. इलेक्ट्रॉन्स की नंबर अगर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है. और केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज पे डिपेंड करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दैट इज व्हाई आइसोटोप्स दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, दे ओनली विल डिफर लिटिल बिट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो ये भी सही है नंबर सी. नंबर डी में बोल रहा है कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस. ये गलत है. न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली जो है न्यूक्लियन कहा जाता है. सो ये करेक्ट नहीं है नंबर डी. नंबर ई देखते हैं. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. इट इज करेक्ट क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, देयर इज नथिंग इनसाइड द एटम. और एटम को ही मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल भी कंसिडर किया था. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो ई भी करेक्ट है. सो कौन सा ऑप्शन तब हमारा करेक्ट होगा? ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी, सी एंड डी. सो हियर आई एंड टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स. आई होप आपको मैं हेल्प कर पाई और आगे जो है नेक्स्ट पार्ट का वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ. इससे पहले कि मैं सेशन एंड करूँ, आपसे फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.